हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। हम आज आपके लिए आपकी क्लास लेके आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के दिन के साथ। आज का दिन है 7 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये जो दिवस है ये दूषित भोजन और जो पानी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले परिणामों की ओर जो विश्व का ध्यान है उसको आकर्षित करने के लिए हर वर्ष 7 जून को ये दिवस मनाया जाता है। और साथ ही इस दिन को फूड पॉइजनिंग के जो खतरे को कम करने के लिए भी ये इसके जो तरीके होते हैं उन पे फोकस करने के लिए भी ये इसका कार्य किया जाता है। और जो ये इसका जो मुख्य एक और कारण है कि दुनिया में हर साल जो खराब भोजन के कारण 60 करोड़ से अधिक लोग बीमार हो जाते हैं और 30 लाख से अधिक लोगों की हर साल मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए जो भी बुरे जो खराब खाने के कारण जो भी स्वास्थ्य पर जो गलत प्रभाव पड़ते हैं उनके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई थी साल 2018 में। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2018 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की जो घोषणा की थी। और 2000 जो ये अभी 21 है, तो 2021 का जो ये विषय है, इसका जो विषय है वो है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। मतलब जो हमारे जो उज्जवल भविष्य के लिए, जो हमारे अच्छे भविष्य के लिए हमारे जो आज का जो खाना है, जो भी हमारा भोजन है वो साफ सुथरा और स्वच्छ हो। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस वर्ष का जो इनका जो मेन मोटिव है वो है कि भोजन की गुणवत्ता पर जोर देना, मतलब भोजन की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। तो 7 जून क्या है? 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था सन 2018 में। 2018 में स्टार्ट हुआ। किसने किया? यूएन ने, नेशनल यूनाइटेड नेशंस ने इसको स्टार्ट किया था। और इसकी जो 2021 है उसकी थीम क्या है? 2021 की जो इसकी थीम है, 2021 की इसकी थीम है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। क्या है? स्वस्थ कल के लिए आज का स्वच्छ भोजन। स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित या स्वच्छ भोजन। इसको स्वच्छ की जगह यहाँ पर हम सुरक्षित भी लिख सकते हैं, सुरक्षित भोजन। स्वस्थ कल के लिए आज का स्वच्छ या सुरक्षित भोजन, ये इस साल की थीम है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसने अपनी वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है। पुरुष और महिला की जो टीम है हॉकी टीम, उनकी एक वो लिस्ट जारी की है। तो इस लिस्ट में जो भारत का जो स्थान है वो भारत को मिला है चौथा स्थान। तो FIH क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या है FIH? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH के बारे में थोड़े दिन पहले बताया भी था। तो FIH की जो वर्ल्ड रैंकिंग अभी आई है, क्या आई है? वर्ल्ड रैंकिंग। तो इसमें जो मेंस जो टीम है, पुरुषों की जो टीम है, तो पुरुष टीम में भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान है चौथा स्थान। और महिला टीम में तो भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसका स्थान है 9वां स्थान। तो क्या है कि जो FIH की जो नई जो वर्ल्ड जो ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग आई है, इसमें पुरुष हॉकी टीम का जो भारत का स्थान है वो चौथा है और जो महिला हॉकी टीम है
उसका स्थान है 9वां। तो साथ ही इसके जो टॉप है, जो इसमें पुरुष के जो ये पुरुष टीम में जो टॉप की जो टीम है वो है बेल्जियम की। तो पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं पुरुषों की, ये तो भारत की बात होगी यहाँ पे तो, और अगर मैं वैसे बात करूं तो इसमें अगर पुरुषों की टीम में ओवरऑल जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट पे है बेल्जियम, फर्स्ट पे बेल्जियम, फर्स्ट पे बेल्जियम है, और सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड पे नीदरलैंड। सेकंड पे कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड पे है नीदरलैंड्स। ये पुरुषों की जो टीम के उसके टॉप 3 जो टीम है वो हैं। और उसके बाद महिला टीम की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे है नीदरलैंड्स, दूसरे पर अर्जेंटीना, और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। और अगर मैं यहाँ पे महिला टीम की बात करूं तो सबसे पहले पे है अर्जेंटीना, दूसरे पे नीदरलैंड, पहले पे नीदरलैंड, दूसरे पे अर्जेंटीना, और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट पे है नीदरलैंड्स, सेकंड पे सेकंड पे है अर्जेंटीना, और थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये लिस्ट आ गई, ये लिस्ट आई है अभी, ये वर्ल्ड रैंकिंग अभी जारी की है F5 वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग की। पुरुष टीम में भारत का स्थान है 4था, महिला टीम में भारत का स्थान है 9वां। और अगर वैसे बात करें तो पुरुष टीम में फर्स्ट बेल्जियम, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नीदरलैंड्स, और महिला में फर्स्ट नीदरलैंड्स, सेकंड अर्जेंटीना, और थर्ड ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी दुबई में एम्प्रेस अर्थ 2021 और 22 की अभी प्रतियोगिता हुई थी। ये एक वो होती है सुंदरता की प्रतियोगिता होती है। तो इस प्रतियोगिता में नाज जोशी, जो कि भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर जो मॉडल है, ये वो है ये नाज जोशी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी क्वीन है ये। तो इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है, ये टाइटल जीत लिया है। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये दुबई में 1 जून 2021 को वर्चुअली हुई थी, क्योंकि ये कोविड के कारण वहाँ पे मतलब ये जो आयोजन था वो वैसे नहीं हुआ, ये वैसे ऑनलाइन हुआ था, वर्चुअली हुआ था। तो इसमें जो 15 देशों से ज़्यादा देशों के जो प्रतिभागी हैं उन्होंने भाग लिया था। और इसका जो विनर है, इसकी जो विनर हैं वो बनी है हमारे देश की जो ट्रांसजेंडर हैं, उनका नाम है नाज जोशी, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं। वो उन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है। तो अभी कौन सी थी ये था एम्प्रेस अर्थ 2021 और 22। एम्प्रेस अर्थ 2021-22, इसका जो टाइटल है वो जीता है किसने? नाज जोशी। किसने जीता है? नाज जोशी। ये कौन है? भारत, दिल्ली बेस्ड, दिल्ली की ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन। ये ट्रांसजेंडर मॉडल है, पहली ट्रांसजेंडर मॉडल भारत की। और जो ये एम्प्रेस अर्थ ये जो अवार्ड, जो ये प्रतियोगिता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो LGBT समुदाय है, उसको सम्मान देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो इसमें जो इसका जो विनर है वो विनर तो है नाज जोशी, जो कि भारत की ये ट्रांसजेंडर महिला हैं, और कहें तो दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन है। और साथ ही अगर इसमें ये प्रतियोगिता हुई थी कब? ये प्रतियोगिता हुई थी 1 जून 2021 को। कहाँ पे? दुबई में। कैसे? ऑनलाइन हुई थी। कितने देशों ने भाग लिया इसमें? 15 देशों से 15 से
15 से अधिक देशों ने 15 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया और इसका विनर हुई नाज जोशी। और अगर इसमें फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप की बात करूँ तो फर्स्ट रनर अप थी वैलेंटीना जो कि कोलंबिया से थी और दूसरी रनर अप थी ओलिविया जो कि मैक्सिको से थी। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट रनर अप की बात करूं तो फर्स्ट रनर अप कौन थी? फर्स्ट रनर अप थी वैलेंटीना कोलंबिया से। वैलेंटीना कहाँ से थी? वो थी कोलंबिया से। और सेकंड रनर अप थी ओलिविया जो कि मैक्सिको से है। ये है एम्प्रेस अर्थ 2021-22। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? ये थी दुबई में। और ये जो LGBT समुदाय है उनका सम्मान देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो इसके जो विनर है वो है नाज जोशी, दिल्ली की ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन। और ये प्रतियोगिता हुई थी 1 जून 2021 को दुबई में ऑनलाइन मोड से। और 15 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। और इसकी जो फर्स्ट रनर है वो है वैलेंटीना कोलंबिया से, सेकंड है ओलिविया मैक्सिको से। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है कि उसमें जो विश्व भर के जो खिलाड़ी हैं उनकी एक लिस्ट जारी की है कि सबसे जो विश्व के सबसे जो पैसे वाले जो अमीर खिलाड़ी उनकी लिस्ट जारी की है। तो उसमें जो भारत के खिलाड़ी हैं जो कि एकमात्र क्रिकेटर भी हैं इस लिस्ट में, ये है विराट कोहली। ये 197 करोड़ रुपए की कमाई करने के साथ ये कौन स्थान पर रहे हैं? ये 59वें स्थान पर रहे हैं। तो किसकी लिस्ट आई है अभी? फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है, फोर्ब्स पत्रिका की। फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है इसमें विराट कोहली जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं, ये 197 करोड़ की कमाई के साथ 197 करोड़ की कमाई के साथ कौन से स्थान पर आए हैं? चौथे स्थान पर, नहीं सॉरी 59वें स्थान पर। इन्होंने जो इस लिस्ट में अपना टॉप 100 में जो लिस्ट में जो नाम बनाए वो 59वें स्थान पर ये उस लिस्ट में है। तो अगर भारत के किसी क्रिकेटर की बात करें तो विराट कोहली ने इस लिस्ट में नाम बनाया है और ये आए हैं 59वें स्थान पर। और इससे पहले कौन से स्थान पर थे? अगर इस बात करूँ तो पहले थे ये 66वें स्थान पर। 66वें से इनका जो ये अप हुआ है और ये आगे हैं 59वें स्थान पर। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे आए हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आए हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी कॉनर मैकग्रॉर। ये 1517 करोड़ की इनकी संपत्ति है, इनकी कमाई है और ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट हैं इस लिस्ट में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी कॉनर मैकग्रॉर। इनकी कमाई कितनी है? 1517 करोड़। और ये कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं आयरलैंड के। कहाँ के रहने वाले हैं? आयरलैंड के। कॉनर मैकग्रॉर 1517 करोड़, आयरलैंड के रहने वाले मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ये खिलाड़ी हैं। और सेकंड हैं ये फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे हैं वो है लियोनेल मेसी, फुटबॉलर हैं और इनकी जो कमाई है वो 919 करोड़ है और ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं।
इसकी कमाई कितनी है? इनकी कमाई 919 करोड़ सालाना है ये, और ये है कहाँ के रहने वाले? अर्जेंटीना के रहने वाले। अगर इनकी टीम की बात करें, कौन सी टीम से खेलते हैं मेसी, तो मेसी खेलते हैं अभी, इनकी जो फिलहाल जो करंट टीम है वो है बार्सिलोना। अगर इनकी टीम की बात करें, तो टीम इनकी बार्सिलोना, जो इनकी करंट टीम है लियोनेल मेसी जिस करंट टीम से अब ये खेल रहे हैं, ये बार्सिलोना। और थर्ड पे हैं इस लिस्ट में, जो थर्ड नंबर पे हैं, ये भी फुटबॉलर हैं, और ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। थर्ड नंबर पे हैं, और इनकी जो कमाई है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये 875 करोड़, इनकी जो कमाई है वो है 875 करोड़। ये पोर्टुगल के रहने वाले हैं, और इनकी जो करंट टीम है वो है जुवेंटस। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पोर्टुगल। और इनकी जो टीम है, जो करंट टीम है वो है जुवेंटस। जो इनकी करंट टीम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनकी कमाई 875 करोड़। इनका जो ये कहाँ के हैं? पोर्टुगल के, और इनकी टीम है जुवेंटस, जो करंट टीम है। तो फोर्थ जो लिस्ट है उसमें जो भारतीय जो खिलाड़ी, एकमात्र क्रिकेटर भी इस लिस्ट में, ये है विराट कोहली। 197 करोड़ की कमाई के साथ 59वें स्थान पर। इससे पहले इनका स्थान था 66वां स्थान। और इस लिस्ट में जो फर्स्ट पे हैं वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी कॉनर मैकग्रोर, 1517 करोड़ की कमाई के साथ पहले नंबर पे, जो कि आयरलैंड के रहने वाले हैं। सेकंड पे हैं फुटबॉलर लियोनेल मेसी, 919 करोड़ के साथ, अर्जेंटीना के रहने वाले, और इनकी जो टीम है वो बार्सिलोना। थर्ड पे फुटबॉलर हैं, ये भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनकी कमाई 875 करोड़, पोर्टुगल के रहने वाले हैं। उनकी जो करंट टीम है वो है जुवेंटस। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने अभी एक विश्व बैंक से 200 मिलियन डॉलर का अभी एक ऋण का जो समझौता किया है विश्व बैंक के साथ। तो वो जो समझौता किया है वो एक स्कीम है, एक अभियान है। उस अभियान का नाम है राष्ट्रीय पोषण अभियान। तो भारत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए अभी समझौता किया है। तो जो ये राष्ट्रीय पोषण अभियान है, ये शुरू किया गया था 2018 में, और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी जो परिणाम है उनमें सुधार करने के लिए, मतलब ये जो प्रोग्राम चलाया गया है, ये इसका भारत सरकार का इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है। और ये जो प्रोग्राम है ये नीति आयोग द्वारा किए गई राष्ट्रीय पोषण नीति राष्ट्रीय पोषण रणनीति है, उसके द्वारा इसका समर्थित है ये प्रोग्राम, मतलब उसने संचालित किया ये प्रोग्राम। और इसका उद्देश्य है कि 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। तो क्या इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है, 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना। तो कौन से अभियान के तहत विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर की अभी वो समझौता किया है, उसमें समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है ये केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितना किया है? राष्ट्रीय पोषण अभियान। और इसके लिए कितने के ऋण के लिए? 200 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए, 200 मिलियन डॉलर ऋण के लिए उसके साथ समझौते पर उस पर हस्ताक्षर भारतीय केंद्र सरकार ने कर दिए हैं। और ये जो मिशन है खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय पोषण अभियान की बात करूं तो ये जो अभियान स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2018 में,
और कब तक का लक्ष्य है, ये 2022 तक का इसका लक्ष्य है। 2022 तक का जो लक्ष्य है वो है भारत को कुपोषण से मुक्त करना, भारत को कुपोषण से मुक्त करना। 2022 तक का इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत को कुपोषण से मुक्त करना। इसका जो 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 ये समझौता है, ये वैसे तो 8 मई 2018 को विश्व बैंक के साथ 200 करोड़ का जो 200 मिलियन डॉलर का जो ये समझौता है ये किया गया था, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये जो धनराशि है ये 0 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें बौनापन कम करने के लिए उन पर ये राशि खर्च की जाएगी। और इसका लक्ष्य जो मेन है, जो 2022 तक 38.4% था, उससे घटाकर अब इसको 25% करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो इस धनराशि का जो मुख्य जो खर्च करने का उद्देश्य है वो क्या है, वो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 2022 तक 0 से 6 वर्ष के बच्चों में बौनापन कम करने का लक्ष्य है। और इसका जो मेन कितना है कि वो पहले कितना था 38.6% से उसको 25% तक लेके आना। तो मेन इसका उद्देश्य वो क्या है, 38 जो इनका 6% का जो पहले था, 38.6 ने 38.4% का, 38.4% का जो पहले जो उद्देश्य था उसको इस राशि का प्रयोग करके 25% तक लेके आना। मतलब 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो कुपोषण के कारण जिनकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ी, जो पूरी तरह से अपना ग्रो नहीं कर पा रहे जो बच्चे, उनके लिए इसको राशि का खर्चा किया जाएगा और उनको पूर्ण उनके पोषण पे ध्यान दिया जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन पे ध्यान दिया जाएगा इस धनराशि से। और उन पे जो इस एज ग्रुप के जो 0 से 6 वर्ष के जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें बौनापन कम करने के लिए जो मेन है इसका जो टारगेट 38.4% से 25.4% तक लेके आने में इस धनराशि का उपयोग होगा, जिससे काफ़ी सहायता मिलेगी इस मिशन को। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी जो भारतीय क्रिकेट कोच हैं रवि शास्त्री, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लॉन्च की। वो अभी लेखन के इसमें आ गए हैं। तो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, रवि शास्त्री ने पुस्तक लिखी है स्टार गेजिंग रवि शास्त्री जो पुस्तक का नाम है वो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। और ये किसने लिखी है, रवि शास्त्री, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर मतलब ऑलराउंडर भी रहे हैं, कमेंटेटर भी हैं और अभी फिलहाल भारत के जो मुख्य कोच भी ये रहे हैं, मुख्य कोच ये अभी हैं। और इनके साथ जो इनके सहलेखक हैं, तो सहलेखक कौन हैं, सहलेखक हैं इस पुस्तक के वो है अयाज मेनन भी एक लेखक हैं। और ये मतलब क्रिकेट के बारे में भी लिखते हैं। और ये मतलब भारतीय जो खेल लेखक हैं, वो पत्रकार, लेखक और ये वकील भी हैं। कौन है ये, भारतीय खेल लेखक, पत्रकार और वकील। तो इसके जो सह लेखक हैं वो है अयाज मेनन, मुख्य लेखक इसके रवि शास्त्री। तो इस पुस्तक का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। शास्त्री ने इस पुस्तक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने इनको प्रेरित किया। तो इन्होंने कितने प्लेयर्स के बारे में लिखा है, 60 खिलाड़ियों के बारे में, 60 खिलाड़ियों के विषय में इन्होंने इसमें लिखा है जिन्होंने इनको प्रेरित किया है जीवन में, ठीक है। और ये जो पुस्तक है वो रिलीज कब होगी, ये रिलीज होगी
25 जून 2021 को 25 जून 2021 को ये पुस्तक रिलीज होगी। तो ये किसने लिखी है पुस्तक? रवि शास्त्री। रवि शास्त्री हैं फिलहाल भारतीय टीम के मुख्य कोच, और ये कोच कब तक रहेंगे? ये कोच रहेंगे जब तक 2021 के जो T20 वर्ल्ड कप है तब तक ये रहेंगे। ये सबसे पहले कोच कब बने थे? अगर मैं कोच की बात करूं रवि शास्त्री की, तो सबसे पहले कोच बने थे 2017 में, और उसके बाद ये 2019 में दोबारा से री इलेक्ट हुए, और अब ये रहेंगे 2021 तक के T20 वर्ल्ड कप तक। आगे इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, बीसीसीआई करेगी। अभी फिलहाल 2017 में जो भारत के मुख्य कोच बने थे, उसके बाद 2019 में री इलेक्ट हुए, और अब ये 2021 के T20 वर्ल्ड कप तक ये इस पद पर बने रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन ने अभी G7 जो देश है उनके स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की है, और ये जो मेजबानी जो ये बैठक की मेजबानी ये ऑनलाइन हुई थी, क्योंकि ये कोरोना का जो कारण चला, कोविड-19 महामारी का जो सेकंड वेव, उसके कारण ये जो मीटिंग है ये ऑनलाइन हुई थी। और ये जो मीटिंग है ये 3 और 4 जून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी मीटिंग का आयोजन किया गया था। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कोविड-19 के टीके को लेकर एस्ट्राजेनेका जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके साथ इसकी बड़ा है जो मतलब इन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। और वहाँ पे जो इन्होंने एक टीके का जो इजाद किया, जो वैक्सीन, उसी फॉर्मूले को लेकर एस्ट्राजेनेका जो फार्मास्यूटिकल्स का जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को लेकर जो भारतीय कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उन्होंने कोविशील्ड टीका इजाद किया है। तो ये जो G7 देशों की जो ये स्वास्थ्य मंत्रियों की जो ये मीटिंग है ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी ब्रिटेन में, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 3 और 4 जून को। कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में और ये जो बैठक हुई थी ये हुई थी ऑनलाइन। कैसे हुई थी? ऑनलाइन ड्यू टू कोविड-19 के कारण ये जो बैठक थी ये ऑनलाइन हुई थी। और इसका जो क्या था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था ऑक्सफोर्ड के साथ, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ जो कि वैश्विक जो विश्व भर की जो कि लड़ाई है उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को क्यों चुना गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुना गया क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के साथ लड़ाई में वैश्विक भूमिका निभाई है। और इन्होंने एस्ट्राजेनेका, तो कौन सी वो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी? एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसका उत्पादन वहाँ पे किया, जिन्होंने काफ़ी वहाँ पे जानें बचाई। और उन्होंने जो अपना ये फॉर्मूला ये किसके साथ साझा किया? ये भारत में सीरम इंस्टीट्यूट। और उन्होंने भारत में कौन सा टीका बनाया है? कोविशील्ड। जो इन्होंने अपना फार्मूला जो भी है, ये जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन बनी है एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल्स की, उसी के फार्मूले का यूज किया उन्होंने यहाँ पे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ साझा किया। और कोविशील्ड जो ये हमारी जो वैक्सीन है ये यहाँ पे बनी। और जो ये जो एस्ट्राजेनेका है, ये जो एस्ट्राजेनेका जो फार्मास्यूटिकल्स है, अगर इसकी बात करूँ तो एक स्वीडिश कंपनी है। कहाँ की कंपनी? एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल, स्वीडिश कंपनी।
तो G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो ये 3-4 जून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में ये हुई, ऑनलाइन हुई है क्योंकि कोविड-19 के कारण। और इनका जो मुख्य जो था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को करने का कारण ये था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 की जो लड़ाई, वैश्विक लड़ाई में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसने विश्व आबादी में जो क्लिनिकल ट्रायल और कोविड-19 के टीके को एस्ट्राजेनेका के साथ इसकी मतलब एक गैर लाभकारी साझेदारी, मतलब इसमें उनको नॉन प्रॉफिटेबल, इनका जो बिल्कुल ये फायदा नहीं ले रहे, उसका इनके साथ एक साझेदारी एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल के साथ। और इन्होंने जो एस्ट्राजेनेका जो ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, ये ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, जो एस्ट्राजेनेका जो ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, इन्होंने ये अपना जो टीका बनाया था AZD1222, इस टीके का नाम है AZD1222, ये इस टीके का नाम है, ये इन्होंने बनाया था। और इसके साथ ही इन्होंने इसका वैक्सीन का जो फॉर्मूला जो यूज किया जो भारत जैसे देशों में, वो अपने यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ने, और उन्होंने इसका कौन सा टीका बनाया, कोविशील्ड। और सीरम इंस्टीट्यूट की अगर उसकी मैं बात करूँ तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो वो है आधार पूनावाला, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत में वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन के क्षेत्र में आधार पूनावाला। तो ये देख लीजिए G7 का, फिर से एक बार देख लेते हैं। G7 के जो स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक है वो 3-4 जून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन हुई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मेन केंद्र था क्योंकि इन्होंने कोविड-19 लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एस्ट्राजेनेका का जो टीका है AZD1222 उन्होंने बनाया, जो कि ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है। इनका फॉर्मूला यूज किया सीरम इंस्टीट्यूट जो कि भारत में है, इन्होंने बनाया कोविशील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट का जो मेन है वो है आधार पूनावाला। तो आज के लिए चलिए इतना ही है, कल नेक्स्ट फिर से लेके आएंगे। गुड बाय।